हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसे कि हमारी एसआईटी सीरीज चल रही है जिसमें हम सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। तो बेटा, आपके साथ हम बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज का हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एज यू ऑल नो मी, माई सेल्फ डॉक्टर कृषिका तनेजा। I am here as your biology faculty and I will help you as much as possible. So it's your duty to please like, share and subscribe our channel and share as much as you can. The good knowledge, the qualitative knowledge spreads to all your friends and relatives. So चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर बच्चों हम एनसीईआरटी के सब टॉपिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी में 3 सब टॉपिक्स दिए। पहला है सेल साइकिल, जिसमें सेल साइकिल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। दूसरा है बेटा माइटोसिस और तीसरा है बेटा मियोसिस। तो सेल साइकिल के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 3 आए हैं। माइटोसिस के ऊपर 2 और मियोसिस जैसे कि 2 भागों में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि एंड टाइम पे मैं कम समय है मेरे पास में, कौन सा टॉपिक ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मेरा कौन सा टॉपिक मैं रिवाइज करके जाऊं, आप मियोसिस वाला टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि माइटोसिस सिंपल है और सेल साइकिल का भी आपको पता ही होगा, लेकिन मियोसिस की चीजों को हम बार बार भूलते हैं। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल फर्स्ट टॉपिक से। सेल साइकिल द फर्स्ट सब टॉपिक, जिसमें से प्रीवियस ईयर 3 क्वेश्चंस आए, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए, सेल साइकिल की क्या डेफिनेशन होती है? जो सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं जिसमें सेल अपने डीएनए को, अपने ऑर्गेनल्स को रेप्लिकेट करता है और साथ ही साथ सेल डिवाइड करता है, मतलब वो एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, इसे हम सेल साइकिल कहते हैं। सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, synthesize the other constituents of the cell and eventually divides into 2 daughter cell. डुप्लीकेशन के बाद वो फाइनली 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है, इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन को हम डिफरेंट फेसेस में डिवाइड करते हैं। एज यू ऑल नो, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। तो बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहां से लेके यहां तक का फेस होता है, मतलब द लॉन्गेस्ट फेस इस इंटरफेस फेज। और इंटरफेस फेज को बच्चा आपको कैसे याद रखना है? इट इज अ काइंड ऑफ प्रिपरेटरी फेज। जैसे आपकी नीट की एग्जाम एक दिन में हो जाती है, लेकिन आप उसके लिए साल भर प्रिपेयर करते हैं और आपकी प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करता है कि आपकी नीट एग्जाम कैसी जाएगी। तो सिमिलरली बेटा, इंटरफेस बहुत लॉन्गेस्ट फेज होता है जिसमें सेल प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इंटरफेस भी मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है। इट इज नॉट अ रेस्टिंग फेज। इन दिस द ऑर्गेनिज्म इज प्रिपेयरिंग, द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवाइडिंग। ठीक है, सो ये इंटरफेस है और ये छोटा सा एम फेज है, जिसे हम माइटोटिक या मियोसिस फेज कह सकते हैं, जिसमें एक्चुअली सेल डिवाइड करता है, जिसके कारण हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो बच्चों, ये जो इंटरफेस पार्ट है, इसको भी हम फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज को गैप 1 फेज कहा जाता है, G1 फेज को बेटा गैप 1 फेज कहा जाता है, S फेज को सिंथेटिक फेज कहा जाता है और G2 फेज को गैप 2 फेज कहा जाता है। G1 फेज और G2 फेज में ग्रोथ होती है, एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा कि डीएनए का सिंथेसिस कौन से फेज में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है। तो आंसर आता है एस फेज। अब माइटोसिस फेज में जैसे कि एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल डिवीजन में भी जैसे कि आपको बेटा पता है कि पहले जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, पहले सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, एंड इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है, तो पहले बेटा कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलता है, हमको कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलता है, एंड देन इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस।
मतलब सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस इज सेल डिवीजन। ठीक है, तो पहले मैंने आपको इंटरफेस बताया जिसे हम G1 फेस, S फेस और G2 फेस में डिवाइड करते हैं। फिर मैंने आपको M फेस बताया जिसे हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हम समझते हैं M फेस को। इंटरफेस तो 95% से ज्यादा पार्ट बना रहा है। इंटरफेस जैसे कि आपको पता है प्रिपरेटरी फेस है, आप पूरा साल भर प्रिपेयर करते तो जाके आपकी एक दिन में एग्जाम होती है। उसी प्रकार से इंटरफेस अगर आप देखें 95% से ज्यादा जो टाइम है वो इंटरफेस ले रहा है और जस्ट 5% में एम फेस हो जा रही है। ठीक है, तो एम फेस जो है, जो दो सक्सेसिव एम फेस के बीच में हमें इंटरफेस देखने को मिलता है जिसे हम G1 S G2 फेस के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। फिर आती बारी एम फेस की बेटा। तो एम फेस में जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसको हम फर्दर फिर से 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए मैं एक बार और रिवाइज कराती हूँ। सेल डिवीजन में सबसे पहले दो फेस होते हैं, एक होता है इंटरफेस और एक होता है एम फेस। इंटरफेस में G1 S G2 आता है। एम फेस है, एम फेस के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में मैंने डिवाइड करवाया था आपको। एक बार और लिखती हूँ, एम फेस को मैंने आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करवाया था। वन इज कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, while the other is cytokinesis जिसमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो अब ये जो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होती है इसके अंदर भी फर्दर 4 सब टाइप्स होते हैं, दैट इज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ठीक है, तो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। तो कैरियोकाइनेसिस भी फर्दर 4 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। क्लियर हुआ इतना बेटा आपको? चलिए नेक्स्ट, इंटरफेस जो होता है ऐसा टाइम होता है जब सेल प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। जैसे उसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, तो ये हमें इंटरफेस में देखने को मिलता है। हम इंटरफेस को बेटा डिटेल में पढ़ रहे हैं, which is divided into G1 S and G2 फेस। इंटरफेस में गैप 1 फेस को हम G1 फेस कहते हैं, फर्स्ट गैप फेस को। फिर डीएनए सिंथेसिस फेस को, सिंथेसिस शब्द से ही एस आया है, तो डीएनए सिंथेसिस फेस पे PYQ पूछा गया है ऑलरेडी कि डीएनए सिंथेसिस कौन से फेस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए एस फेस में। और G2 फेस को बच्चा हम गैप 2 फेस कहते हैं या सेकेंड गैप फेस कहते हैं। ठीक है, अब एम फेस या माइटोटिक फेस या मियोसिस फेस जो है उसे फर्दर वापस से हम 2 इवेंट्स में डिवाइड करते हैं, that is nuclear division called karyokinesis and cell division which is called cytokinesis. So karyokinesis is nuclear division and cytokinesis is cytoplasm division or cell division. So सबसे पहले सेल साइकिल स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ होना कंपलसरी है, जो हम इंटरफेस में देखते हैं। सेल साइकिल के अंदर डीएनए का सिंथेसिस होना भी जरूरी है, जो कि हम एस फेस में देखते हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बाय कॉम्प्लेक्स ऑफ सीरीज इन एस फेस। एस फेस के अंदर ये प्रक्रिया होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। फिर सेल डिवीजन इवेंट्स खुद भी जेनेटिक कंट्रोल के अंतर्गत है। अगर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है तो सेल डिवीजन भी अफेक्ट होता है। अब सेल डिवीजन जो है वो 3 प्रकार का होता है, माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस। माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस। एक एक करके बेटा हम तीनों ही प्रोसेसेस को जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोसिस, मियोसिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमाइटोसिस। बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए माइटोसिस और मियोसिस है, ये दोनों तो आपको पता ही होने चाहिए। माइटोसिस को बेटा इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं तो डिवाइड होने के बाद भी उसके अंदर जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे। मतलब ये सेल डिप्लॉइड था, अब जो डॉटर सेल बने वो भी डिप्लॉइड रहे, इसीलिए बच्चा इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसीलिए बेटा हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस को इसलिए हम बेटा रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अगर एक सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, मतलब वो डिप्लॉइड है,
तो अगर वो मियोसिस परफॉर्म करेगा तो जो दो डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा आधा हो जाएगा, 46 का आधा जैसे कि 23 होता है। तो ईच डॉटर सेल विल हैव 23 क्रोमोसोम्स। इसे हम, जैसे कि रिडक्शन हो गया है क्रोमोसोम का और हैप्लॉइड सेल बन चुके हैं डिप्लॉइड सेल से, इसीलिए बेटा इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई है। अब ये जो माइटोसिस वाला डिवीजन होता है, ये हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। मतलब हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे बोन सेल्स डिवाइड करते हैं, हमारे स्किन सेल, हमारी बॉडी के जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब हमारे सभी सेल में माइटोसिस होता है, ठीक है। और जिन सेल्स में माइटोसिस होता है उन्हें हम सोमैटिक सेल कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मियोसिस की। जिस प्रकार मियोसिस करने वाले सेल जो हैं वो हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं उन्हें हम जर्माइनल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जर्माइनल सेल। ये जो जर्माइनल सेल होते हैं बेटा, ये मियोसिस परफॉर्म करके क्या बनाते हैं? गैमेट्स। तो गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, उस केस में मियोसिस होता है। उस केस में क्या होता है बेटा? मियोसिस। तो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, जैसे 23। अब मदर का 23 सेट वाला सेल और फादर का 23 सेट वाला सेल वापस से फर्टिलाइज होके जो है 46 क्रोमोसोम वाला प्रोजेनी बना देते हैं। सो यहाँ पे मियोसिस आवश्यक होता है। फिर एमाइटोसिस को भी हम डिटेल में जानेंगे, बट mitosis and meiosis are more important as for the NEET exam. Now coming to mitosis. Mitosis को बच्चा इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेल में क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट रहती है। इसमें सेल में क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट रहती है, इसीलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। आप देख पा रहे हैं 46 का 46 ही रहा, ये डिप्लॉइड कंडीशन है हम ह्यूमंस की, और इससे जो सेल बनेंगे वो भी डिप्लॉइड कंडीशन ही शो करेंगे। सो इसीलिए इसे बच्चा हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं माइटोसिस में पहले गैप फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और फाइनली जो दो सेल बने वो 2n 2n थे और 2n से ही स्टार्टिंग हुई थी, दैट इज डिप्लॉइड कंडीशन, और एंड ऑफ द माइटोसिस में भी हमें 2n मिला। नाउ कमिंग टू द मियोसिस, जिसे हम रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। रिडक्शनल सेल डिवीजन जिसके अंदर 2n से, दैट इज फॉर एग्जांपल इफ इट इज 46 क्रोमोसोम, तो जो दो सेल डिवीजन के बाद जो दो सेल्स बनेंगे, इट विल हैव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 23 एंड 23, ठीक है। इसीलिए बच्चा इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, 2n से सेल्स जो हैं वो सारे n हो चुके हैं, हाफ हो गए हैं क्रोमोसोम नंबर। देखिए यहाँ पे 2 थे, वहां 1 रह गया है। सो इसे हम बेटा मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अब आते हैं बेटा एमाइटोसिस पे। एमाइटोसिस जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन माना जाता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्ट विदाउट सीक्वेंशियल चेंजेस, ठीक है। अगर डायरेक्ट डिवीजन होता है बिना किसी सीक्वेंशियल चेंजेस के, जैसे अमीबा और मल्टीपल फिजन के केस में, तो बेटा ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे अमीबा और मल्टीपल फिजन के केस में। तो इसमें क्या होता है, कुछ भी सीक्वेंशियल स्टेप नहीं होती है न्यूक्लियस में, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे प्रॉपर सीक्वेंशियल स्टेप्स नहीं होती और डायरेक्टली न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। इस टाइप के डिवीजन को हम एमाइटोसिस कहते हैं। सेल डिवीजन जो है वो सबसे अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए हम रूट टिप के सेल को यूज करते हैं ऑफ अनियन। अनियन के रूट टिप के सेल को हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हमें मियोसिस स्टडी करना है तो हम एंथर को स्टडी करेंगे। अगर हमें मियोसिस को स्टडी करना है तो हम एंथर को स्टडी करेंगे, बिकॉज एंथर इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर
जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट्स। अब आते हैं बेटा फेजेस ऑफ सेल साइकिल पे। ये डायग्रामेटिक व्यू है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सेल से किस प्रकार से इंटरफेज और एम फेज के बाद में दो सेल का जन्म हो रहा है। जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी में 1 घंटे में सेल डिवीजन हो जाएगा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग समय लेते हैं सेल डिवीजन करने में। जैसे ह्यूमन के सेल डिवाइड करने में 24 आवर्स लगते हैं, उसी प्रकार से हमारे यीस्ट के सेल को 90 मिनट्स लगते हैं। ये 90 मिनट्स पे बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यीस्ट के ऊपर क्वेश्चन कॉमन है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में, जिसमें आपको 90 मिनट्स पता होना चाहिए यीस्ट के सेल को लगते हैं डिवाइड होने में। अब आते हैं बेटा एम फेज पे। एम फेज आपको पता है न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस और सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस में हमने डिवाइड किया था। चलिए जल्दी जल्दी इतना कुछ पढ़ लिया है हमने। जल्दी जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बेटा, बिकॉज हम अगर आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सो इट्स योर ड्यूटी कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम भी मोटिवेट हों आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटेटिव एजुकेशन देने के लिए। चलिए नेक्स्ट एम फेज दैट इज माइटोटिक फेज। एम फेज माइटोटिक फेज जो है उसे हम कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए इसमें किस प्रकार से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है और फिर सेल का डिवीजन हुआ है टू फॉर्म 2 डॉटर सेल which is called cytokinesis. So this is karyokinesis, that is nuclear division, and this is cytokinesis, that is cell division. इंटरफेस में G1, S और G2 फेस आता है। G1 फेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। अब G1 फेस की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? हम अब डिटेल में ईच फेस को बच्चा डिस्कस कर रहे हैं। G1 फेस की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? M फेस और S फेस के बीच में ये फेस आता है। तो S फेस के अंदर क्या हो रहा था? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था। तो आपको पता होना चाहिए डीएनए के रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच वाले फेस को हम गैप 1 या G1 फेस कहते हैं। ये एक ऐसा फेस होता है जिसमें सेल बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ग्रोथ शो करता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स अपने नंबर में इंक्रीज होते हैं और सेल जो है वो रैपिडली सिंथेसाइज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। मतलब आरएनए, प्रोटीन, ग्रोथ, सेल ऑर्गेनल्स की ग्रोथ, ये सब हमें गैप 1 फेज में देखने को मिलती है। तो प्रोटीन अवेलेबल होने के कारण नया प्रोटोप्लाज्म भी बनेगा। प्रोटीन अवेलेबल है तो नया प्रोटोप्लाज्म भी बनेगा सेल के अंदर और वो साइज में बढ़ना स्टार्ट कर देगा। सेल जो है G1 फेज में मैक्सिमम ग्रोथ कर देता है, तो हमें गैप 1 फेज में बच्चा मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा? हमें मैक्सिमम ग्रोथ। यहां पे डिसीजन लिया जाता है कि सेल को आगे डिवाइड करना चाहिए या नहीं। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो उसे वापस से G0 फेज में भेज दिया जाता है, जिसे हम क्विसेंट फेज कहते हैं, जहां पे सेल जो है वो कुछ समय के लिए डिवाइड करना या हमेशा के लिए डिवाइड करना बंद कर देता है। ठीक है। और G0 फेज में सेल फिर क्या करेगा? अगर वो डिवाइड नहीं करेगा तो वो डिफरेंशिएट कर सकता है, मतलब वो फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकता है, बट डिवाइड करना वो बंद कर देगा। सो इंपॉर्टेंट नोट, इन लेट G1 फेज मतलब जब G1 फेज खत्म होने वाला होता है तो एक ट्रैफिक लाइट आती है जो चेक करती है, ठीक है, कि पूरी तरह सेल ने ग्रोथ शो करी है कि नहीं और उसे हम नेक्स्ट फेज में भेजना चाहिए या नहीं। तो एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन पॉइंट आता है जिसे R पॉइंट कहा जाता है। अगर R पॉइंट को वो क्रॉस कर जाता है तो वो डिवाइड करेगा और अगर नहीं कर पाता है तो डिवाइड भी बेटा नहीं करेगा। अगर सेल फेल करता है R पॉइंट को डिवाइड करना, सो R पॉइंट को क्रॉस करना, तो फिर वो डिवाइड नहीं करेगा। G1S चेक पॉइंट जो है वो डीएनए डैमेज को चेक करता है। अगर सेल के अंदर कोई भी डीएनए डैमेज है तो उसे G0 फेज में भेज दिया जाता है कि अब आप डिवीजन में भाग नहीं ले सकते, जाइए यहां से G0 फेज के अंदर। और अगर डीएनए प्रॉपर है,
उसमें कोई भी डैमेज नहीं है, तो फिर उसे नेक्स्ट एस फेज दैट इज सिंथेसिस फेज में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, वेदर द सेल विल गो टू G0 और S, ये डिसाइड होता है। तो G1 फेज में, लेट G1 फेज में, एक बार मैं और रिवाइज कराती हूँ बेटा, लेट G1 फेज में एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट आता है जिसे हम R पॉइंट कहते हैं। इस R पॉइंट पे डिसाइड होता है कि वेदर द सेल विल गो टू क्विसेंट फेज और रेस्टिंग फेज, और इट विल कंटिन्यू द सेल साइकिल एंड इट विल गो टू S फेज। तो ये दो रास्ते हैं उसके पास। अब उसके डीएनए डैमेज पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से फेज में जाता है, एस फेज में या फिर आर फेज। अगर वो G0 फेज में चले जाता है तो फिर वो डिवाइड नहीं करेगा और कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना चालू कर देगा। और अगर वो फंक्शन परफॉर्म करना चालू कर देगा तो उस प्रोसेस को बेटा हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। उस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। These cells that do not divide further exit the G1 phase and enter the quiescent और G0 phase. कुछ सेल्स ऐसे एडल्ट एनिमल्स में पाए जाते हैं जो कि सेल डिवीजन परफॉर्म ही नहीं करते, जैसे हार्ट सेल। Many other cell divide only occasionally when needed to replace the cell because of injury or cell death. तो मतलब वो G0 फेज में ही होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि सेल डिवीजन परफॉर्म ही नहीं करते बेटा, जैसे कि हार्ट सेल और नर्व सेल। ठीक है बेटा। अब आते हैं G0 फेज पे। G0 फेज जो है वो सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, अब वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब वो सेल डिफरेंशिएट हो चुके हैं। और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई सेल G0 फेज में चला गया है तो वो वापस से S फेज में एंटर नहीं कर सकता, वो फ्यूचर में भी S फेज में एंटर कर सकता है एंड इट मे स्टार्ट डिवाइड। अब आते हैं बेटा S फेज के ऊपर। G1 फेज हमारा हो चुका है, दैट इज गैप 1 फेज, जिसके अंदर मैक्सिमम हमें ग्रोथ देखने को मिला, प्रोटीन डेवलपमेंट देखने को मिला और सेल ऑर्गेनल्स और सेल की वृद्धि देखने को मिली, ग्रोथ देखने को मिली। अब बच्चा हम आते हैं एस फेज के ऊपर। एस फेज में हमें डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, डीएनए का सिंथेसिस देखने को मिलता है बच्चा, इसीलिए हम इसे एस फेज कहते हैं। तो एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियर डीएनए का, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जैसे कि रेप्लिकेशन होता है साइटोप्लाज्मिक डीएनए का, इट में ऑकर इन एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो कुछ इस प्रकार से आप जैसे कि बच्चा देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर का जेनेटिक मटेरियल था, अब इस ग्रीन के ऊपर ब्लू कलर का जेनेटिक मटेरियल भी आ चुका है। मतलब जो डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से एस फेज के अंदर होता है। तो जब यहाँ पे जैसे कि डीएनए का अमाउंट ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे डबल हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोचिए सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, 1 से 2 सेल बनाने हैं तो पेरेंट सेल के समान 2 डॉटर सेल बनने चाहिए। तो ऑब्वियसली डीएनए तो रेप्लिकेट करना ही पड़ेगा ना, अगर हमें बराबर का बंटवारा करना है तो, और वो भी पेरेंट के भी इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है बेटा कि डीएनए का अमाउंट जस्ट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। मतलब क्रोमोसोम सेम है लेकिन डीएनए की डबलिंग हो रही है, तो ऐसा कहा जाता है कि 2C से 4C हो जाता है, जस्ट डबल। 2C अगर हम डिनोट कर रहे हैं इनिशियल डीएनए कंटेंट को, तो एस फेज क्रॉस करने के बाद उसका कंटेंट 4C हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम की संख्या बराबर रहेगी, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन ही रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में 46 क्रोमोसोम थे तो अभी भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। देयर विल नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, जस्ट डबल, 2C से 4C। तो एस फेज के अंदर हमने पढ़ा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, डीएनए कंटेंट इन द क्रोमोसोम बिकम डबल। मोस्ट एक्टिव एंजाइम जो इसमें काम आता है वो है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आप 12th क्लास के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, डीएनए पॉलीमरेज के बिना डीएनए का रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा कुछ इस प्रकार से होता है। देखो क्रोमोसोम की संख्या यहां भी दो थी, यहां पे आप देखिए एक स्ट्रैंड और आ गई है ब्लू कलर की, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या अभी भी मैं 2 ही गिनूंगी। तो इसलिए कहा जाता है डीएनए कंटेंट 2C से 4C हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर अभी भी सेम है बेटा। एक और ये टेबल है बेटा, G1 फेस में अगर 14 क्रोमोसोम थे और डीएनए कंटेंट 2C था, तो S फेस के अंदर भी 14 क्रोमोसोम ही रहेंगे, लेकिन डीएनए कंटेंट 4C हो जाएगा, दैट इज जस्ट डबल। और M फेस के बाद में ये वापस से 2C हो जाएगा, M फेस के बाद में, मतलब अब डिवीजन हो चुका है, 1 से 2 सेल बन चुके हैं, बंटवारा हो चुका है, तो जो कंटेंट है वो वापस से 2C हो जाएगा। एनिमल्स के अंदर एस फेस के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन होता है न्यूक्लियस में, साथ ही साथ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है। मतलब एस फेस के अंदर हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन, एक तो बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन, और दूसरा बेटा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। G2 फेज को पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये S फेज के बाद में आ रहा है, क्योंकि ये S फेज के बाद में आता है, इसलिए बेटा इसे हम पोस्ट डीएनए मतलब बाद में डीएनए सिंथेसिस के बाद वाला फेज बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है S फेज में मेनली डीएनए का सिंथेसिस हुआ। ठीक है, तो यहां पे 2C कंटेंट था, यहां 4C हो गया है, और यहां पर भी 4C ही है। एक्चुअल प्रिपरेशन जो है, फाइनल प्रिपरेशन जो है एम फेस की, वो इस फेस के दौरान होती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जैसे कि G2 के बाद उसको बस डिवाइड एम फेस में ही जाना है, तो इसलिए फाइनल प्रिपरेशन है। मतलब ये वही बात हुई आपके नीट एग्जाम से पहले वाले 1 या 2 महीने जो कि फाइनल प्रिपरेटरी फेस होते हैं, मतलब फिर आप गैप 2 फेस में आ जाते हैं। G2 फेज में स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड होता है फॉर एम फेज आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज, जैसे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन अति ज्यादा आवश्यक है स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो G2 फेज में बनता है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो होता है बेटा वो G2 फेज में बनता है, जो कि स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी सब डुप्लीकेट होते हैं इस फेज में, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन होता है। G2 फेज में बच्चा ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन भी होता है, ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनता है। ये 2 चीजें हमने सीखी गैप 2 फेज के लिए। DNA synthesis stop at this phase, but the cell synthesizes RNA, protein, etc. required for the next phase. मतलब RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस G1 फेज में भी होता है और G2 फेज में भी होता है। G2M चेक पॉइंट भी आता है, जिस प्रकार से G1 और S के बीच में चेक पॉइंट आया था, उसी प्रकार से G2 और M के बीच में भी एक चेक पॉइंट आता है, जहां पे डीएनए को एनालाइज किया जाता है कि क्या कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो इसे वापस से पीछे भेज दिया जाता है, और अगर एरर नहीं है तो इसे एम फेज में एंट्री दे दी जाती है। सो इफ द न्यूली फॉर्म डीएनए हैज एरर, इट माइट आइदर गो फॉर रिपेयर और द सेल अंडरगो ऑटोमेटेड सेल डेथ व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एपोप्टोसिस। अगर डीएनए के अंदर हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है तो या तो उसे रिपेयर के लिए वापस से एस फेज में भेज दिया जाता है, या फिर बेटा उसे वो सेल डेथ शो करता है, मतलब विच इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। तो चलिए बेटा हम डिस्कस करते हैं एम्स 2012 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट G1 फेज। इसमें से कौन सा G1 फेज के लिए गलत है। ये रॉन्ग वर्ड को हमको अंडरलाइन कर लेना है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन गलत। तो बेटा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बेटा अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें दैट G1 स्टेज इज फॉलोड बाय माइटोसिस, तो G1 स्टेज इज फॉलोड बाय
एस फेस नॉट माइटोसिस, तो एस होता तो सही होता, बट माइटोसिस है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमें गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन 1 ही हमारा आंसर हो जाता है। बट लेट्स डिस्कस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेल क्या मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है? बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि उसे ग्रोथ और प्रोटीन आरएनए का सिंथेसिस करना है। सेल क्या कंटिन्यूअस ग्रोथ शो करता है? हाँ करता है। सेल डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, बिल्कुल सही बात, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेस में होता है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बेटा ऑप्शन नंबर 1, विच इज रॉन्ग। एंड रॉन्ग हमें पता लगाना था, सो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ एम्स 2013। एम्स 2013 का क्वेश्चन है बेटा ये, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है एज कंपेयर टू अ हैप्लॉइड सेल। तो कौन से फेज में होता है बेटा? G1S, G2SM या G0 फेज में। तो जैसे कि आपको पता है 2C से 4C जो डीएनए का कंटेंट है वो हमें S फेज में देखने को मिलता है बेटा। किस फेज में देखने को मिलता है बच्चा? हमें S फेज में। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज S फेज। G1 फेज में तो ग्रोथ और प्रोटीन आरएनए का सिंथेसिस देखने को मिलता है। G0 फेज तो रेस्टिंग या फिर क्विसेंट फेज होता है, उसमें तो सेल डिवीजन ही नहीं होता है। ठीक है, और G2SM सब नहीं होते, क्योंकि G2 फेज में हमें नहीं देखने को मिलेगा और M फेज में भी हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 ही होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ AIPMT 2014 का क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑफ एम्स 2000 AIPMT 2014 का क्वेश्चन। इन S phase of the cell cycle क्या होगा? ऑप्शन 1, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। ये बात तो बिल्कुल सही है, डीएनए का अमाउंट जस्ट डबल हो जाता है, वो 2C से 4C हो जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, ये तो गलत बात हो जाएगी, मतलब ये कह रहा है कि 2C का 2C रहेगा, ऐसा नहीं होता है। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ, तो ये भी गलत है, डबल हो रहा है ना कि हाफ हो रहा है। तो बेटा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बेटा यहां पे हमारा सेल साइकिल टॉपिक विद इट्स पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, और मैं नेक्स्ट टॉपिक तभी पढ़ाऊंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो लाइक और सब्सक्राइब करने में बेटा कंजूसी नहीं करनी चाहिए, करिए जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब जब तक हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक जिसपे 2 to 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज माइटोसिस। फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में स्टार्ट करेंगे जिसपे 7 पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज मियोसिस। तो पहले बेटा हम माइटोसिस स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसपे 2 से 3 क्वेश्चंस, 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर में। तो क्या आप रेडी हैं कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं बेटा माइटोसिस सब टॉपिक से। जैसे कि आपको पता है बेटा माइटोसिस एम फेज, उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन और सेल डिवीजन माने सेल का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन। तो इन 2 भागों में हम हमारे माइटोसिस प्रोसेस को डिवाइड करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पहले में किस प्रकार से कैरियोकाइनेसिस हुआ, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, और बाद में किस प्रकार से साइटोकाइनेसिस हुआ बेटा, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। माइटोसिस में, कैरियोकाइनेसिस में, कैरियो शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होना। ठीक है, वैसे ही कैरियोकाइनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पेरेंट न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड करती है, जिसमें बेटा पेरेंट न्यूक्लियस जो होती है वो 2 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड करती है। इस प्रोसेस को बेटा हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में क्या अंतर है? कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। स्टेजेस में डिवाइडेड होता है कैरियोकाइनेसिस फर्दर सब स्टेजेस में, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जबकि ये कोई फर्दर सब स्टेजेस में डिवाइडेड नहीं होता है।
अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस को, जिसको हम फर्दर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में डिवाइड करते हैं और फाइनली फिर सेल का डिवीजन होता है विच इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है बेटा, इसमें SnG2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। प्रोफेज के अंदर अभी जो हमारा क्रोमैटिड फाइबर्स बने वो आपस में इंटरवाइंड है, वो अभी हम अलग से डिस्टिंक्टली देख नहीं सकते हैं। देखिए किस प्रकार से एक ऊन के गोले की तरह ये हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस फॉलोड द G2 फेज, मतलब ये जो प्रोफेज है वो G2 फेज के जस्ट बाद में आता है। प्रोफेज को फर्दर हम 3 सब फेसेस में डिवाइड करते हैं। आप इसे नहीं भी चाहे तो भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोफेज जो कि लॉन्गेस्ट फेज है उसको 3 सब स्टेजेस में डिवाइड करके समझाऊंगी कि किस प्रकार से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज के अंदर। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंसेशन चालू होता है। कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम मटेरियल का, क्रोमैटिड थ्रेड आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है और पैरेलाइजेशन शो करती है। तो आप देख पा रहे हैं अब ये थोड़ा थोड़ा अलग होना स्टार्ट हो रही है और इनमें कंडेंसेशन भी होना स्टार्ट हो रहा है। अभी लेकिन फिर भी वो स्पाइरिंग स्टेज से कहा जाता है, क्योंकि अभी भी वो अच्छी तरह डिस्टिंक्ट नहीं हो पाई है, ऊन के गोले की तरह दिख रही है। ठीक है, इट इज लुकिंग लाइक अ बंच ऑफ वूल, और अभी भी ये गुच्छे की तरह ही हमें दिखने को मिल रही है। अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो आपस में अनटैंगल शो करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिड कंडेंसेशन। अर्ली प्रोफेज में बेटा हमें सेंट्रियोल का नंबर भी 2 देखने को मिलेगा। सेंट्रियोल जो कि जिसका डुप्लीकेशन ऑलरेडी S फेज में हो चुका था, नाउ बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। तो बेटा 2 सेंट्रियोल्स जो हमें देखने को मिल रहे थे अब वो नॉर्थ और साउथ पोल के टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करेगी। साथ ही साथ एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन होगा। ये जो सेंट्रियोल होते हैं इसके आसपास आप येलो कलर की रेस देख सकते हैं, इन्हें हम बेटा एस्ट्रल रेस कहते हैं सेंट्रियोल की। अब मिडिल प्रोफेज में हमें क्रोमैटिड फाइबर्स का ज्यादा कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। सो हमें बहुत ज्यादा कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण अब क्रोमैटिन फाइबर जो है वो थिक होने लग गए हैं। लेट प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट होती है। न्यूक्लियस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने कंपोनेंट को इन द फॉर्म ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, तो आरएनए और प्रोटीन बाहर निकल जाएगा। Now this result in disappearance of nuclear membrane and nucleolus। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का डिसअपीयरेंस हमें लेट प्रोफेज में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत थिकनिंग हमें क्रोमैटिन फाइबर की भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। क्रोमोसोम जो है वो काफी ज्यादा कंडेंस हो चुका है, अब वो तैयार है नेक्स्ट फेज दैट इज बेटा फेज में जाने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं बेटा किस प्रकार से कंडेंसेशन हो चुका है। कंडेंसेशन माने थिकनिंग, पहले वो थ्रेड की तरह था, ऊन के गोले की तरह था, फिर धीरे धीरे थिकनिंग हुई और फाइनली लेट प्रोफेज में आते आते अब वो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम के रूप में हमें दिख रहे हैं। सो अब क्रोमोसोम जो है वो अच्छे से कंडेंस हो चुके हैं और अब वो मेटाफेज में एंटर करने को रेडी है। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेज के अंदर एनेस्ट्रल माइटोसिस क्या होता है और एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस क्या होता है। जैसे कि बेटा आपको पता है प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर देयर इज नो सेंट्रियोल, और आपने जैसे कि देखा एस्ट्रल रेज जो होती हैं वो सेंट्रियोल से ही बनती हैं, दिस आर कॉल्ड एस्ट्रल रेज। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है बेटा उसे हम एनेस्ट्रल कहते हैं, क्योंकि ना तो उसके पास सेंट्रियोल होता है और ना ही उसके पास एस्टर रेस बनेगी। तो माइटोसिस बिना एस्टर के होता है, इसलिए इसे हम एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। अब आते हैं बेटा एम्फीएस्ट्रल पे। एम्फीएस्ट्रल या एस्ट्रल माइटोसिस जो होता है ये हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे हम ह्यूमंस, और हमारे अंदर जैसे कि बेटा आपको पता है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल हमारे पास प्रेजेंट होता है along with its astral rays, along with its astral rays। साथ ही साथ बच्चा
एस्ट्रल रेज भी उपस्थित होती है। इसीलिए हमारे अंदर एम्फीएस्ट्रल टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखने को मिलता है। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होता है इनटू कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम और हमें 2 क्रोमैटिड्स अब अच्छे से दिखने लग गई है विच आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर। अब स्पिंडल फाइबर्स भी बेटा बनने लग गए हैं। ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं जो कि सेंट्रोमियर पे जाके अटैच होता है। देखो बेटा ये क्रोमोसोम है, ये बेटा सेंट्रोमियर है जहां पे हमारे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होती है। इन सेंट्रोमियर के पास भी एक और एडजेसेंट यूनिट पाई जाती है विच इज कॉल्ड काइनेटोकोर। तो बेसिकली इस काइनेटोकोर पार्ट से हमारे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। तो इस काइनेटोकोर से कौन आके अटैच होता है बच्चा? स्पिंडल फाइबर। यहां पे आके कौन अटैच होता है बेटा? स्पिंडल फाइबर। आई बात समझ? तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं बेटा वो काइनेटोकोर दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर, एडजेसेंट पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर जहां पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सेंट्रोमियर एक प्रकार की प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। सेंट्रोमियर एक प्रकार की बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। अब क्या होगा बेटा? एट द एंड ऑफ प्रोफेज यू विल डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड मतलब सारे ऑर्गेनल्स, सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रोफेज में डिसअपियरेंस हो चुका है। अब हमें ना तो ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे ना ही हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। हमें कुछ इस प्रकार का सेल मिलेगा जिसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल दैट इज क्रोमोसोम और सेंट्रियोल हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं बेटा मेटाफेज के ऊपर। मेटाफेज जो है वो पूरी सेल साइकिल का सिर्फ 1% भाग होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। अब पूरी तरह स्पिंडल एपरेटस बन चुके हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सेंट्रियोल है, ये एस्ट्रल रेज है, ये हमारा बच्चा सेंट्रियोल है। ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि क्रोमोसोम से अटैच्ड हैं एट इट्स काइनेटोकोर पार्ट, एंड ये जो सेंट्रियोल की रेज निकलती हैं इसे बेटा हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। सेंट्रियोल की जो रेज निकलती है बेटा उसे हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। मेटाफेज के अंदर हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से दिखती है, इसलिए मेटाफेज को हम बेस्ट फेज मानते हैं फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अगर आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो मेटाफेज बेस्ट फेज मानी जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम हमें थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट दिखते हैं इस फेज के दौरान। तो बेटा क्रोमोसोम के अंदर अगर हम पढ़ें तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को बेटा सेंट्रोमियर कहा जाता है। मतलब ये जो क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड, एक ही क्रोमोसोम के जो ये आप 2 आर्म्स देख रहे हैं उन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये बीच में आके प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा अटैच्ड होती है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के एडजेसेंट सरफेस पे आप ये येलो कलर के बॉल्स देख सकते हैं which is called kinetochore and its function is that for the attachment of spindle fiber। यहाँ पे काइनेटोकोर के ऊपर आके अटैचमेंट होता है बेटा किसका? स्पिंडल फाइबर का, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो होप स्टूडेंट्स आप सारे कंसेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे होंगे, और अगर आपको सारे कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब आप देख पा रहे हैं काइनेटोकोर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, ये वाला पार्ट काइनेटोकोर है जहां से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये हमारे सेंट्रियोल थे। सेंट्रियोल में जो रेस निकलती है उन्हें एस्ट्रल रेस कहा जाता है। और ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं। ये देखा जाए तो ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल भी कह सकते हैं इसे, बट इतना ज्यादा डिटेल में जाना अभी आपके लिए आवश्यक नहीं है। काइनेटोकोर जो है ये इनका काम क्या होता है, इट इज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये जगह है जहां पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होती है। मेटाफेज के पहले माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। इस फिनोमिनन में हम क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले आते हैं। सो मेटाफेज की पहचान क्या है बेटा, सब मिलके एक बार मेरे साथ बोलेंगे जब ये लेक्चर आप देख रहे हैं। तो मेटाफेज की पहचान क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आके अरेंज हो गए हैं। क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आके अरेंज हो गए हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आके अरेंज हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता है इक्वेटर अर्थ के बीच में पाया जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से सेंटर में आके अरेंज हो जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। द फिनोमिनन ऑफ ब्रिंगिंग द क्रोमोसोम एट इक्वेटर इज कॉल्ड कांग्रेशन। तो मेटाफेज के लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है बेटा, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पार्ट से अटैच होंगे और क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल पोजीशन में अरेंज कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा एम फेज के बारे में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी हो तो हमें एम फेज में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा थिकेस्ट और हमें शॉर्ट हाइटेड दिखते हैं, जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। स्पिंडल फाइबर के अंदर बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है 97% और 3% आरएनए होता है। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था कि G2 फेज के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। G2 फेज के अंदर बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है या सिंथेसाइज होता है। और आरएनए जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरएनए जो है वो G1 और G2 दोनों फेज के अंदर हमारा आरएनए सिंथेसाइज होता है, ठीक है बेटा। तो G2 फेज के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, जबकि गैप 1 और गैप 2 फेज के अंदर आरएनए और अदर प्रोटीन्स बनते हैं। All the chromosome जो है they lie in the equatorial position with the help of spindle fibers which are produced by centriole. Equator पूरे सर्कल का ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, आपको पता ही है। अब स्पिंडल फाइबर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर वो सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल जा रहे हैं, मतलब नो क्रोमोसोम इज अटैच, तो इसे हम कंटिन्यूस या फिर सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। इसे बेटा हम कंटिन्यूस या फिर सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। लेकिन मेन काम तो स्पिंडल फाइबर का है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पार्ट से अटैच होना और उसे इक्वेटोरियल पोजीशन में अरेंज करना। इस टाइप के स्पिंडल फाइबर को बेटा हम डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर कहते हैं। सो डिसकंटिन्यूअस एंड सपोर्टिंग एंड कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर आपको पता होने चाहिए क्या होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में एक के पीछे एक क्रोमोसोम आके अरेंज हो गए हैं। इसे हम मेटाफेज प्लेट भी कह सकते हैं। इस इक्वेटोरियल प्लेट की जगह पे बेटा हम मेटाफेज प्लेट का उपयोग भी कर सकते हैं। की फीचर क्या है मेटाफेज का, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर भाग से आके अटैच हो जाते हैं और साथ ही साथ क्रोमोसोम जो है आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड एट अलोंग मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट में हमें क्रोमोसोम का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट फेज पे। हमने प्रोफेज डिस्कस करा, फिर हमने बेटा मेटाफेज डिस्कस करा। अब हम एनाफेज पढ़ते हैं। और एनाफेज पढ़ने से पहले जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा है और सब्सक्राइब नहीं करा है वो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें बेटा, जिससे नए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस भी चैप्टर पे आएंगे उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं एनाफेज के टूवर्ड्स। एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज होता है। ये 0.5% से कम समय लेने वाला फेज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे आके अरेंज हो गए थे मेटाफेज के अंदर, अब इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है। लेकिन कौन से एंड पे बेटा, देखिए बेटा जैसे कि ये हमारा सेंट्रोमियर है,
ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर से हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो इस सेंट्रोमियर प्लेस पे स्प्लिटिंग होती है। तो ये वाला स्पिंडल फाइबर इसको कुछ इस प्रकार से लेके जाएगा, नॉर्थ पोल वाला स्पिंडल फाइबर, और साउथ पोल वाला स्पिंडल फाइबर इसे कुछ इस प्रकार से लेके जाएगा। तो टेल जो है वो पीछे की तरफ आती है और जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो आगे की तरफ रहता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तरफ से कुछ इस प्रकार से इन्हें सेपरेट करने की कोशिश की जाती है। तो टेल पीछे की तरफ होती है और सेंट्रोमियर आगे की तरफ होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पार्ट से अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर के अंदर भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट, अब वो स्प्लिट हो चुका है, दो डॉटर क्रोमैटिड्स आपस में अलग हो चुके हैं। तो बेटा सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन या बंटवारा हो चुका है। सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो अब सेपरेट हो चुकी है, ठीक है। और अब वो फ्यूचर में अलग अलग सेल्स में जाने वाली है। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे पुल क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल्स की तरफ खिंचते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं सेल में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। As each chromosome move away from the equatorial position, the centromere of each chromosome is towards the pole. यही बात मैंने आपको समझाई थी कि सेंट्रोमियर पोल्स के तरफ है और जबकि जो आर्म्स है वो पीछे है। तो उसे हम बोल सकते हैं आर्म्स जो है वो पीछे की तरफ आ रही, मतलब ट्रेलिंग बिहाइंड। कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, सेंट्रोमियर आगे और आर्म्स पीछे जब वो उसे खींचती है। तो इसे हम लीडिंग एज कहेंगे सेंट्रोमियर को, जबकि आर्म्स को या क्रोमैटिड आर्म्स को हम ट्रेलिंग बिहाइंड वर्ड उसके लिए यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर अलग अलग शेप के क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, जैसे VLJ शेप। तो अगर हमें शेप और स्ट्रक्चर दोनों स्टडी करना है तो हम एनाफेज को प्रेफर करते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट होती है, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स अब अलग हो चुके हैं। क्रोमैटिड जो है सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल्स के टुवर्ड्स मूव करती है। तीन प्रकार के न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर हमें यहां पे भी देखने को मिलेंगे बेटा। कंटिन्यूअस जो सेंट्रियोल से सेंट्रियोल जा रहा है। क्रोमोसोमल फाइबर इस बार हमें देखने को मिला है जो कि अटैच्ड है ओनली टू द क्रोमोसोम, और साथ ही साथ इंटरजोनल फाइबर जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में है। तो ये एक एक्स्ट्रा है जो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज इंटरजोनल फाइबर। ये हमें सिर्फ एनाफेज में देखने को मिलता है जब हम सिस्टर क्रोमैटिड को जबरदस्ती अलग कर रहे होते हैं। सो बेटा एक बार रिवाइज करते हैं। सेंट्रियोल की रेस को एस्ट्रल रे कहा जाता है। ऐसा फाइबर जो क्रोमोसोम से अटैच है उसे क्रोमोसोमल फाइबर कहा जाता है, और ऐसा जो सेंट्रियोल से सेंट्रियोल है उसे हम कंटिन्यूअस फाइबर कहते हैं, ठीक है। और जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में पाया जाता है बेटा उसे हम इंटरजोनल फाइबर कहते हैं। जो शेप है क्रोमोसोम का वो हम बहुत अच्छी तरीके से बेटा एनाफेज में स्टडी कर सकते हैं। तो शेप क्रोमोसोम का हम एनाफेज में स्टडी कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा हम लास्ट फेज पे, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज में अब फाइनली न्यूक्लियर डिवीजन और then it will be followed by cytokinesis, that is cell division। तो टीलोफेज जो है वो प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है। जिस प्रकार से प्रोफेज में सब चीजों का डिसअपीयरेंस चालू हुआ था, सारे ऑर्गेनल्स का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, अब टीलोफेज में सबका रीअपीयरेंस स्टार्ट होने वाला है। तो ये 1 to 1.5% टोटल सेल साइकिल का पार्ट लेता है। ये तब बिगिन होता है जब क्रोमैटिड फाइबर्स अपने अपने पोल्स तक पहुंच चुके हैं। This phase is characterized by reappearance। अब देखिए आप किस प्रकार से बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपीयरेंस हो रहा है, ठीक है। वापस से अब क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन स्टार्ट होगा, मतलब जो भी चीजें मैंने आपको प्रोफेज में बताई थी जस्ट उसका आप अपोजिट करते जाइए। तो मैंने आपको बताया था वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है प्रोफेज में, तो टीलोफेज में रीअपीयर होगा। क्रोमोसोम जो कि रिस्पेक्टिव पोल्स में अब जा चुका है वो
वापस से डीकंडेंस होगा। मैंने आपको प्रोफेज में बोला था कंडेंसेशन होगा, तो टीलोफेज में अब वापस से वो थ्रेड लाइक अपीयरेंस शो करेगा, जिसे हम डीकंडेंसेशन प्रोसेस कहेंगे बेटा। और इंडिविजुअल क्रोमोसोम अब हम नो लॉन्गर नहीं देख पाएंगे, तो अब इसे थ्रेड्स को हम क्रोमैटिन फाइबर कहेंगे। इन थ्रेड्स को बेटा हम अब क्रोमोसोम नहीं कह सकते, इन थ्रेड्स को अब हम क्रोमैटिन फाइबर कहेंगे। क्रोमोसोम का क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। अब उनकी आइडेंटिटी वो खो चुके हैं। न्यूक्लियर एनवेलप आ गए हैं, सारे ऑर्गेनल्स जैसे न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भी अपीयर होते दिखाई दे रहे हैं। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। Nuclear envelope assembles around the chromosome cluster. अब AIPMT प्री 2011 में आया गया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। AIPMT प्री 2011 में आया गया क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। तो बेटा माइटोसिस के रिस्पेक्ट में हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। क्या एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट तो हो चुके लेकिन सेंटर में मौजूद होते नहीं, वो तो पोल पे मौजूद होते। जैसा कि आपको पता है बेटा, एनाफेज के अंदर वो टूवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ पोल जा चुके हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के टूवर्ड्स क्रोमोसोम मूव कर चुके हैं एनाफेज के अंदर, वो अभी भी सेंटर में नहीं है। सेंटर में तो भाई मेटाफेज में होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा। सेकेंड ऑप्शन कहता है क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल इन टीलोफेज। क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स इन टीलोफेज। टीलोफेज में तो ये जो डेफिनेशन दी है बेटा, ये एनाफेज की दी है, यहाँ पे एनाफेज होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही होता, क्योंकि पोल्स के टूवर्ड्स तो मैंने अभी आपको बताया एनाफेज में मूव होना स्टार्ट होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER अभी भी विजिबल हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के एंड में सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिसअपियर होते हैं, वो विजिबल नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कहता है क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। तो इक्वेटोरियल प्लेट के रूप में मेटाफेज में ये कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाता है। मेटाफेज में हमने जैसे कि पढ़ा था बेटा, इनसे अटैच होता है फिर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल और बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ AIPMT मेंस 2011। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर। तो जैसे कि बेटा आपको पता है कि जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है हमारे क्रोमोसोम का, इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो या तो आंसर होना चाहिए सेंट्रोमियर, या आंसर होना चाहिए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या फिर आंसर होना चाहिए काइनेटोकोर। यहां पे एडजेसेंटली स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट के लिए स्पेसिफिकली काइनेटोकोर पाया जाता है। तो अब आप ऑप्शंस देखिए बेटा, यहां से हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं मेटाफेज के अंदर। एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर। तो सेंट्रोमियर दे के रखा है। सैटेलाइट जो है वो एक नहीं है, वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के द्वारा जो अदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी नहीं है। सेंट्रोमियर गिवन था बेटा, और साथ ही साथ काइनेटोकोर, टू बी मोर स्पेसिफिक काइनेटोकोर भी गिवन है। सो ऑप्शन 4 ज्यादा एप्रोप्रिएटली करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, टू बी मोर स्पेसिफिक। अगर काइनेटोकोर नहीं दिया होता तो हम सेंट्रोमियर टिक करके आ सकते थे। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मियोसिस, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 पूछे गए हैं। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज मियोसिस। और उसके पहले जिन भी कंजूस बच्चों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है,
वो जल्दी से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए बेटा बढ़ते हैं मियोसिस टॉपिक के टूवर्ड्स। सो स्टार्टिंग विद मियोसिस, which is the main type of cell division to in the sexual reproduction for the continuity of species on this earth planet। तो मियोसिस में बेटा जैसे कि आपको पता है, इट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन जिससे डिप्लॉइड सेल जो है वो हैप्लॉइड डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं। तो 2n से n होता है, इसलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। जैसे समझ लीजिए अगर पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम थे तो डॉटर सेल के पास 23 ही रह जाते, तो देयर इज जस्ट हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। तो आप देख पा रहे हैं, इसे बेटा हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। डिप्लॉइड सेल से स्टार्ट हुआ था, यहां तक 2 हैप्लॉइड सेल्स आए, यहां तक के फेज को हम मियोसिस 1 कहते हैं, और इसके बाद में 2 से 4 सेल्स जो बने हैं वापस से हैप्लॉइड सेल, इसे भी हम मियोसिस 2 कहते हैं। सो मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस 1 में नहीं होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस 1 में नहीं होता है, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट आउट और डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम हमें मियोसिस 2 में देखने को मिलता है। सो मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, ओके। और मियोसिस 1 थोड़ा अलग होता है, वो हम समझेंगे। मियोसिस 1 को हम फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 हमेशा की तरह सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज है, लेकिन मियोसिस का जो प्रोफेज 1 होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। वो फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, 100 से 200 गुना ज्यादा लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, एज वी हैव लर्न। सो प्रोफेज 1 को हम 5 फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है बेटा, तो उसको आप कैसे याद रखेंगे? ला जरा पानी दे दो, लाओ जरा पानी दे दो। लाओ से हो जाएगा लैप्टोटीन, जरा से हो जाएगा जाइगोटीन, लैप्टोटीन, क्योंकि ये आपको ऑर्डर में याद होना भी जरूरी है। तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट में डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। जाइगोटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन को हम बुके स्टेज के नाम से जानते हैं, बुके स्टेज के नाम से, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें बीड्स लाइक अपीयरेंस भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही हूं। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो तो मेरी भावनाओं को ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे, और जो बच्चे पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ईच को डिटेल में मैं समझाऊंगी। ठीक है, जाइगोटीन में जोड़े बनेंगे, जाइगोटीन में जोड़े बनेंगे क्रोमोसोम के। ठीक है, तो यहां पे जब जोड़े बनेंगे तो ऑब्वियसली साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनेंगे, साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनेंगे, साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, साइनेप्सिस होगा। ठीक है, पैकिटीन के अंदर क्या होगा बच्चा? पैकिटीन के अंदर जो जोड़े बने हैं उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। ठीक है बेटा, पैकिटीन में क्या होगा? जो जोड़े बने हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल का आपस में जो है एक्सचेंज होगा। रिकॉम्बिनेस एंजाइम लगेगा यहां पे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखने को मिलेगा अपने को यहां पे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है बेटा, अब डिप्लोटीन में क्या होगा? डिप्लोटीन में साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन चालू होगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। तो अब अलग अलग होते दिखाई देंगे हमें डिप्लोटीन फेज के अंदर, बस टर्मिनल पे रह जाएंगे, जिसके कारण अपन को एक्स शेप चियाज़्मेटा दिखेगा, एक्स शेप चियाज़्मेटा दिखेगा।
और डाइकाइनेसिस के अंदर बेटा, डाइकाइनेसिस के अंदर बिल्कुल टर्मिनल पे चियास्माटा आ जाएगा, जिसे हम टर्मिनलाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं, जिसे हम बेटा टर्मिनलाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। और साथ ही साथ बेटा आपको जाइगोटीन और पैकेटीन स्टेज में, आपको जाइगोटीन और पैकेटीन स्टेज में बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन देखने को मिलेगी, बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन देखने को मिलेगी। बाइवेलेंट अर्थात कि 2 क्रोमोसोम के जोड़े, और टेट्राड मतलब उन 2 क्रोमोसोम में 4 सिस्टर क्रोमैटिड। तो बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन हमें जाइगोटीन और पैकेटीन कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो बेटा ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है, जिन भी पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे बुके स्टेज किस में बनता है, देन पेयरिंग किस में होती है, साइनेप्सिस किस में बनता है, साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स किस में बनता है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन किस में होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस में बनते हैं, चियास्माटा किस में देखने को मिलता है, फिर टर्मिनलाइजेशन किस में देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में ही मैंने आपको उसके सब स्टेजेस में क्या होने वाला है वो शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। अब डिटेल में समझेंगे, जो बच्चे पहली बार सेल डिवीजन और सेल साइकिल पढ़ रहे हैं, अब उन बच्चों के लिए डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बच्चे रिवीजन भी कर रहे हैं उन बच्चों का भी एक्स्ट्रा रिवीजन हो रहा है, टू सम एक्स्ट्रा एज। सो ला जरा पानी दे दे, कुछ इस प्रकार से हमने इसे याद किया है। लैप्टोटीन स्टेज को हम थिन थ्रेड स्टेज कहते हैं। यहां पे हमें थ्रेड के फॉर्म में जो क्रोमैटिन देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि माला के समान है। क्रोमोमियर जो है वो बीड्स की तरह अरेंज है हमारे क्रोमैटिन थ्रेड्स पे, तो इन गोलों को क्रोमोमियर कहा जाता है, जो हमें लैप्टोटीन स्टेज में देखने को मिलते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड्स जैसे हमने माइटोसिस के प्रोफेज में देखा था कि प्रोफेज के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप क्रोमोसोम धीरे धीरे लेट लैप्टोटीन तक आते आते विजिबल होने लग जाएंगे। फिर हमें देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेंट्रियोल के टूवर्ड्स अटैच अरेंज हैं, जिसे हम बुके स्टेज के नाम से भी जानते हैं बेटा। फिर आते हैं बेटा जाइगोटीन स्टेज पे, साइनेप्टोटीन स्टेज पे। ये इसका मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जाइगोटीन को कैसे याद रखना है, जाइगोटीन में जोड़े बनेंगे, जाइगोटीन में जोड़े बनेंगे। साथ ही साथ बेटा मैंने आपको बताया था साइनेप्सिस के बारे में, साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है वो भी मैं आपको साथ साथ रिवाइज कराती जाऊंगी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में। क्योंकि प्रोफेज 1 पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, प्रोफेज 1 पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो हम कहीं भी चूक नहीं करेंगे। इसे पेयर्ड थ्रेडेड स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पेयरिंग के कारण हमें बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन भी दिखने वाली है। तो जाइगोटीन में पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, एक क्रोमोसोम है ग्रीन पिंक कलर का और एक है ब्लू कलर का। तो इन होमोलॉगस क्रोमोसोम में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इनकी पेयरिंग हो रही है, जिसे हम साइनेप्सिस फॉर्मेशन कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 क्रोमैटिड है और 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जिसके लिए 2 होमोलॉगस के लिए टर्म यूज किया जाता है बाइवेलेंट बेटा। बाइवेलेंट शब्द का उपयोग किया जाता है 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के लिए, क्योंकि जोड़े बन चुके हैं, और 4 क्रोमैटिड है उसके अंदर, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा टेट्राड। क्या वर्ड यूज किया जाता है बेटा? टेट्राड। तो बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन हमें जाइगोटीन में देखने को मिलती है। एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है इन बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसे हम साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसा कि मैं स्टार्टिंग ऑफ जाइगोटीन में ही बता चुकी हूं आपको कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इसे फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था मोज ने क्रेफिश के स्पर्मेटोसाइट के अंदर। पेयरिंग जो होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की, वो जिप लाइक मैनर में होती है, जैसे जिप को बंद करा जाता है उस प्रकार से इसकी पेयरिंग होती है। ज्यादा अट्रैक्शन के कारण टाइट कॉलिंग हो जाती है एक दूसरे से। तो अब सिस्टर क्रोमैटिड के बीच बोथ द क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड। अब आते हैं बेटा पैकेटिन स्टेज में, जिसे थिक थ्रेड स्टेज भी कहा जाता है। जो पैकेटिन स्टेज होती है वो भी लॉन्ग लिव्ड होती है।
पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है? पैकेटिंग स्टेज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी। हमें क्या देखने को मिलेगी बेटा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी, मतलब जो जोड़े बने हैं उसमें आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा क्रॉसिंग ओवर के केस में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमें देखने को मिलेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रिकॉम्बिनेस एंजाइम का यूज आएगा, जिसके ऊपर पीवाईक्यू पूछा गया है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम का। और वापस वही बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन देखने को मिलेगी, वापस वही बेटा बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन जैसे हमें जाइगोटीन में देखने को मिली थी वैसे ही देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट्स आपको पैकेटिन के लिए याद रखने हैं, तो आपको आसानी से प्रोफेज 1 सरल लगने वाला है। टेट्राड हैविंग 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम ईच विद 2 क्रोमैटिड 1 सेंट्रोमियर, इसीलिए 4 क्रोमैटिड है 2 सेंट्रोमियर है, तो वर्ड टेट्राड का उपयोग किया जाता है। 4 स्ट्रैंडेड स्टेज भी कहा जाता है। मेन बात यह है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है 4 स्ट्रैंड स्टेज में। तो आप देख पा रहे हैं अब ये जो पिंक वाला है वो अपना जेनेटिक मटेरियल ब्लू वाले को देगा और ब्लू वाला पिंक वाले को, तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होते हैं, तो ये देख पा रहे हैं आप रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होते हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस पेयर। इसी स्टेप को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है इन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में। क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर के अंदर हमें एक एंजाइम लगता है दैट इज रिकॉम्बिनेस, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। मैं स्टार्टिंग ऑफ द पैकेटिन में भी आपको बता चुकी हूं। पैकेटिंग के अंदर क्रॉसिंग ओवर के कारण, रिकॉम्बिनेशन के कारण हमें 2 क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है पैकेटिंग खत्म होते होते। अब आते हैं डिप्लोटीन पे। डिप्लो वर्ड से आपको याद रखना है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो जोड़े बने थे जाइगोटीन फेस में अब यहां पे वो खुलना चालू होंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, तो जब डिसोल्यूशन हो रहा होगा तो एक्स शेप का चियाज़मेटा देखने को मिलेगा हमें, एक्स शेप का चियाज़मेटा देखने को मिलेगा बच्चा हमें। तो ये आपको 2 मेन पॉइंट याद रखने हैं अबाउट डिप्लोटीन। तो अब आप खुद सोचिए अगर डिसोल्यूशन होगा साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का तो अब सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अब अलग अलग होना चालू होंगे, ये पिंक वाला ब्लू वाले से अब अलग अलग होना स्टार्ट होगा क्योंकि साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन स्टार्ट हो गया है और जिप ओपन मूवमेंट होगा इस बार। डबल थ्रेडेड स्टेज लॉन्गेस्ट, इट मे टेक फ्यू आवर्स टू सेवरल मंथ्स। डिप्लोटीन में लास्ट लॉन्ग अप टू अ मंथ और ईयर इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। क्रॉसिंग ओवर के बाद में अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अलग होना स्टार्ट होती है जिसे हम डिप्लोटीन फेस में देखते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम रिपल्स करना स्टार्ट होती है, लेकिन यहां पे कॉर्नर में रह जाता है इनका अटैचमेंट, जिसके कारण हमें एक्स शेप दिखता है विच इज कॉल्ड चियाज़मेटा फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? चियाज़मेटा फॉर्मेशन। चियाज़मेटा क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी क्रोमोसोम की उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें चियाज़मेटा फॉर्मेशन की दिखने वाली है बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर। पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम जब सेपरेट हो रहे होते हैं, ये हमें किस में देखने को मिलता है? तो डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलता है, विच इज इक्विवेलेंट टू डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। नाउ कमिंग टू डाइकाइनेसिस, ये फाइनल स्टेज होती है प्रोफेज 1 की। अब जो एक्स रह गया था वो भी अब कोनों पे आने लग गया है, तो हमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा देखने को मिलेगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा देखने को हमें मिलेगा। तो दिस इज द की फीचर ऑफ डाइकाइनेसिस। जिप लाइक मैनर में अब ओपनिंग होगी,
इंटायर प्रोसेस को डी साइनेप्सिस कहते हैं। जिस प्रकार जाइगोटीन में साइनेप्सिस बना था, यहाँ पे डी साइनेप्सिस होगा। सो इट इज जस्ट अपोजिट टू जाइगोटीन स्टेज। क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस हो चुके हैं। मेयोटिक स्पिंडल्स is assembled to prepare homologous chromosomes for separation। तो देखिए आप किस प्रकार से टर्मिनल पे अब आ चुका है, अब होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेपरेट होने की बारी आ चुकी है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल में मूव कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, दे स्टार्ट डिसअपीयरिंग। डाइकाइनेसिस represents transition to metaphase। डाइकाइनेसिस के बाद अब फाइनली मेटाफेज स्टार्ट होने वाला है, because it is the last sub stage of प्रोफेज 1। बाइवेलेंट अरेंज हो जाएंगे इस प्रकार से इक्वेटोरियल पोजीशन में, और वो अलग अलग हो जाएंगे। फ्यूचर में अब क्रोमोसोम्स यहां से अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जैसे कि हमने मेटाफेज स्टार्ट करा है, तो मेटाफेज 1 में देखिए आप किस प्रकार से वापस से माइटोसिस की तरह ही स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम को पकड़ लिया है, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को। सो दिस इज होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। दो है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये। तो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम फ्यूचर में सेपरेट होंगे। अभी फिलहाल तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन में लाई कर रहे हैं। मेटाफेसिक प्लेट भी कहा जाता है जिसे कि। तो माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, और वो उसे इक्वेटोरियल पोजीशन में अरेंज कर देते हैं। ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर ऑफ ओनली वन साइड, द पोल वेयर सेंट्रोमियर इज फेसिंग। सम इंट्राजोनल फाइबर्स आल्सो डेवलप। कुछ इंट्राजोनल फाइबर्स भी डेवलप हो जाते हैं बिटवीन सेंट्रोमियर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम, अब एनाफेज 1 में ये सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। हाफ क्रोमोसोम इस साइड चले जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम इस साइड चले जाएंगे। एनाफेज 1 में अब सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ है, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग होते जा रहे हैं, पोल के टूवर्ड जाते दिख रहे हैं। एनाफेज में क्या होता है, देयर इज सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब सेग्रीगेशन शब्द का मतलब होता है सेपरेशन। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सेपरेशन हो रहा है क्रोमोसोम का। देयर इज सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर लेकिन नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने माइटोसिस में बेटा पढ़ा था कि वहां पे सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ था, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। मियोसिस 2 में माइटोसिस की तरह सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, क्योंकि मियोसिस में 1 से 4 सेल बनाने हैं हमको, अभी तो 1 से 2 ही बने हैं। सो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर यहां नहीं होगा। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, जैसे ही वो पोल के टूवर्ड्स जाते हैं जस्ट हाफ हो जाते हैं बेटा। टीलोफेज 1 जो है begins when the chromosome has reached the pole। ये प्रोफेज के जस्ट अपोजिट या रिवर्स होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर होना स्टार्ट होता है टीलोफेज 1 में। वापस से डीकंडेंसेशन, वो अपनी आइडेंटिटी लूज करना स्टार्ट होता है। स्पिंडल एपरेटस डिसअपियर हो जाते हैं। अब बेटा सेल डिवीजन होगा। जो डिप्लॉइड पेरेंट सेल था उससे 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन चुके हैं। 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन चुके हैं, क्योंकि क्रोमोसोम आधा आधा एक सेल में गया है। प्रत्येक सेल में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गया है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायड ऑफ सेल। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा प्रोफेज 1 के अंदर किस प्रकार से जो क्रॉसिंग ओवर वगैरह हुई, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, तभी ग्रीन के अंदर ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर ग्रीन है, वैसे ही ब्लू के अंदर पिंक है और पिंक के अंदर ब्लू है। मतलब क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमें अच्छे से देखने को मिल रहा है। फिर मेटाफेज 1 में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर अलग अलग हुए, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हुए, सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं हुए हैं। फाइनली आप देख पा रहे हैं एनाफेज 1 में पोल्स के टूवर्ड्स जाते हैं और टीलोफेज 1 में वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह और न्यूक्लियोलस और ऑर्गेनेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और फाइनली अब बट आफ्टर मियोसिस 1 ईच क्रोमोसोम इज स्टिल अ डायड। अभी भी वो डायड है क्योंकि उनके पास 2 क्रोमैटिड है। अभी भी हमारे पास बच्चा ऐसी कंडीशन है। तो अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी अलग नहीं हुए हैं मियोसिस 1 के कारण। सो क्रोमोसोम नंबर इज हाफ बट ईच क्रोमोसोम इज स्टिल हैविंग डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए। अब
दो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक गैप आता है जिसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन ये इंटरफेस की तरह नहीं होता है बच्चा, ये इंटरकाइनेसिस है जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रोमोसोम के पास रेप्लिकेटेड डीएनए मौजूद है, अब उन्हें हमें अलग करना है। सो इंटरकाइनेसिस एक जस्ट शॉर्ट लिव्ड गैप होता है जिसमें सेल मियोसिस 2 के लिए प्रिपेयर करता है। इंटरकाइनेसिस इंटरफेस की तरह नहीं है क्योंकि उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ प्रोटीन और आरएनए बनती है, कंसिस्ट ऑफ ओनली G1 एंड G2 फेस, S फेस यहां पे एब्सेंट होता है। इसे हम इक्वेशनल या होमोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम है आफ्टर मियोसिस 1। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक सिंपल माइटोसिस। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 हम पढ़ेंगे। अब प्रोफेज 2 फर्दर सब स्टेजेस में डिवाइडेड नहीं है, तो चलिए प्रोफेज 2 में क्या होगा बेटा कि वापस से जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन सेंट्रियोल अपोजिट पोल के टूवर्ड्स मूव होना स्टार्ट होंगे। मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे। एनाफेज 2 में इस बार सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट आउट होगी और 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे हमारे पास। वी आर with 4 haploid cell. We are with 4 haploid मतलब N cell at the end of telophase 2. Prophase 2 में meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated. अब प्रोफेज 2 में क्या होगा, न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus organized perpendicular to that of meiosis 1. ठीक है, स्पिंडल एपरेटस जो बनेंगे इस बार जस्ट परपेंडिकुलर बनेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, क्रोमोसोम वापस से कॉम्पैक्ट या कंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं। अब मेटाफेज 2 में वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आके अरेंज हो गए हैं। क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर एनाफेज 2 में अब जो सेंट्रोमियर से पकड़ के स्पिंडल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी जिससे ये रिस्पेक्टेड क्रोमोसोम्स को या सिस्टर क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींचेगी जिससे ये अलग अलग हो जाएंगे। इस बार स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर पे, सो इट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। इट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। तो माइटोसिस की तरह ही मियोसिस 2 होता है। अपोजिट पोल्स के टूवर्ड्स आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सिस्टर क्रोमैटिड्स ने जाना चालू कर दिया है। दो ग्रुप जो है क्रोमोसोम के वो उनके आसपास वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुकी है, न्यूक्लियोलस आ चुका है। फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा और हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल आ जाएंगे। ये इस प्रकार से मियोसिस 1 हुआ और फिर मियोसिस 2 हुआ। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। एम्स 2011 का क्वेश्चन, एम्स 2011 का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है मियोसिस इज नॉट हैविंग वन ऑफ द कैरेक्टर आउट ऑफ द 4 गिवन बिलो। इसमें से कौन सा मियोसिस के पास नहीं है, नॉट देयर। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या 2 स्टेजेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन की? नहीं, एक ही स्टेज होती है। इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, तो ये तो फर्स्ट स्टेप ही गलत हो जाती है और गलत माने यही आंसर हो जाता है। लेकिन हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ को भी डिस्कस करेंगे। इट इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। यस, इट इन्वॉल्व्स। कैन यू टेल मी इन विच फेज? प्रोफेज 1 के कौन से फेज में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है? तो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन में होता है। नेक्स्ट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज 2, करेक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ड्यूरिंग प्रोफेज, आल्सो करेक्ट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 व्हिच इज रॉन्ग, जो हमें पता लगाना था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT pre 2012 का क्वेश्चन। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब लगता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब लगता है? तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम हमें प्रोफेज 1 की मियोसिस, सबसे पहले तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में पैकिटीन में
हमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम का यूज आता है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी लगती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी लगती है। ठीक है बेटा, तो क्या आंसर होगा इसका? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, एनाफेज 2। तो हो तो प्रोफेज 1 में रहा है, तो 2 वाले तो कैंसिल ही कर दो। प्रोफेज 1 में हो रहा है, मेटाफेज 1 में, तो प्रोफेज 1 में। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, AIPMT प्री 2012 का क्वेश्चन, AIPMT प्री 2012 का क्वेश्चन। ये जो डायग्राम है, मतलब चियाज़-मेटा फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? चियाज़-मेटा फॉर्मेशन। तो चियाज़-मेटा फॉर्मेशन हमें किस फेस में देखने को मिलता है? चियाज़-मेटा फॉर्मेशन बेटा हमें किस फेस में देखने को मिलता है? गिवन बिलो इज the representation of certain events of particular stage of a type of cell division, which is this stage. तो हमें पता लगाना है कि ये कौन सी स्टेज है जिसमें चियाज़-मेटा फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि आपको पता है बेटा, एक प्रकार से साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है इसमें, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, जिस कारणवश हमें एक्स शेप चियाज़-मेटा फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है, एक्स शेप चियाज़-मेटा फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है। ठीक है बेटा, तो किसमें, कौन से फेज में? तो बेटा हमें डिप्लोटीन फेज में दिखाई देता है। डिप्लोटीन फेज मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 का फर्दर सबस्टेज होता है। मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 होता है उसका फर्दर सबस्टेज डिप्लोटीन होता है, जिसमें साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, एक्स शेप का चियाज़-मेटा फॉर्मेशन दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। नहीं, बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस नहीं, माइटोसिस में तो ये होता ही नहीं है। प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, सो दिस इज करेक्ट। प्रोफेज 2 में नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बेटा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT मेंस का क्वेश्चन, AIPMT मेंस 2012 का क्वेश्चन, AIPMT मेंस 2012 का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द meiotic stage in which the homologous chromosome separate while the sister chromatid remain associated at their centromere. वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड अभी एसोसिएटेड हैं, लेकिन क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हुए हैं। तो ऐसा बेटा हमको मियोसिस में देखने को मिलता है, मियोसिस 1 में, एनाफेज 1 में हमें ये देखने को मिलता है। एनाफेज 1 में हमें देखने को मिलता है जब होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर सेपरेट हो रहा होता है, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड नहीं सेपरेट हो रही होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर सेपरेट हो रहा होता है, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रही होती है। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट बेटा नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एनाफेज 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन, नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन। A stage in cell division is showing in the figure. Select the answer which gives correct identification of the same with its characteristic. Telophase, ER and nucleolus not reformed yet. ER और nucleolus अभी तक नहीं बने हैं। सही बात है, टीलोफेज में ER और न्यूक्लियोलस अभी तक पूरी तरह नहीं बन पाए हैं, ये बात सही है बिल्कुल। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म तो एकदम अभी नहीं बनते हैं बेटा, थोड़ा टाइम लगता है। लेट टीलोफेज आते आते धीरे धीरे बनना चालू होते हैं। लेट एनाफेज में क्रोमोसोम
इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं क्या? नहीं, ये तो मेटाफेज में होता है, ठीक है, ना कि लेट एनाफेज में। साइटोकाइनेसिस में क्या सेल प्लेट फॉर्म होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल, तो ये भी पूरी तरह सही नहीं है। साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन होता है, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन देखे जाए तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। एम्स 2013 का क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जैसा कि बेटा आपको पता है, जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो जोड़ा बन चुका है उसे हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि दो क्रोमोसोम है जिसके लिए बाइवेलेंट शब्द का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ 4 क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमोसोम है, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है जिसके लिए बाइवेलेंट शब्द का उपयोग किया जाता है, और 4 क्रोमेटिड हैं, 4 बच्चा क्रोमेटिड हैं जिसके लिए हम टेट्राड शब्द का उपयोग करते हैं। तो बाइवेलेंट टेट्राड अगर ऑप्शन में होता है तो वही आंसर इसका हो जाएगा। एक्सोनीम नहीं, काइनेटोकोर नहीं, इक्वेटोरियल प्लेट नहीं, बाइवेलेंट इज द करेक्ट आंसर। सो बेटा आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2014 का क्वेश्चन, AIPMT 2014 का क्वेश्चन, ड्यूरिंग which phase of cell cycle amount of DNA in the cell remains at 4C level and is denoted as 2C. 4C level if the initial amount is denoted as 2C. तो बेटा जैसे कि आपको पता है सेल साइकिल में G1 फेज होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, फिर M फेज आता है और फिर वापस से G1 फेज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो जैसे कि बेटा आपको पता है S फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होता है, 2C से 4C होता है, तो हमें S फेज में, G2 फेज में भी हमें 4C कंडीशन देखने को मिल जाएगी और M फेज के इनिशियल फेज में हमें 4C कंडीशन देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में हमें 2C ही देखने को मिलेगी और G1 में भी 2C ही देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से बेटा आंसर देखते हैं हम, G0 G1 नहीं हो सकता क्योंकि G1 में तो 2C कंडीशन देखने को मिलेगी, G1 वापस आ गया है तो वापस से गलत हो जाएगा, ओनली G2 ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, और G2 और M, तो बेटा हम मोर एप्रोप्रिएट जो है दैट इज ओनली G2 के साथ जाएंगे। प्योर G2 के अंदर हमें 4C कंडीशन देखने को मिल रही है, जबकि M फेज में इनिशियल में 4C देखने को मिलेगा, लेकिन एंड ऑफ M फेज आते आते हमें 2C कंडीशन देखने को मिल जाएगी। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर 3 मानेंगे। करेक्ट आंसर बेटा हम ऑप्शन नंबर 3 मानेंगे। सो स्टूडेंट्स, कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने का हमारा मेन मोटिव है, तो क्या आप सबका वो मोटिव पूरा हुआ? क्या आप चाहते हैं हम इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर्स को भी आपके लिए सिंप्लीफाई करके लाते रहें? तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, जितना हो सके हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचता रहे। सो मचा दीजिए, नीट फोड़ के दिखाना है। बेस्ट ऑफ लक।